हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 5 इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिसमें हमारा जो पहला केस है वो है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। इस केस में बोला गया था कि गिरधारी लाल एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ भगवान दास के साथ में, एक जो गनी बैग्स थे उनकी डिलीवरी के लिए। उसके लिए एक डेट डिसाइड की थी इन लोगों ने। फिर क्या था कि भगवान दास ने इनके लिए एक एडवांस भी पे किया था इस चीज़ के लिए। बट क्या हुआ कि कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि जो डिलीवरी डेट पर गिरधारी लाल ने उसकी डिलीवरी नहीं की गुड्स की, ये हुआ था। तो भगवान दास ने क्या किया, मैटर को कोर्ट में ले गए और डैमेजेस के लिए अप्लाई किया। तो जजमेंट क्या आया, इसका जजमेंट आया कि जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट में कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और उनकी जो इंटेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने की इच्छा ही नहीं थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि इनोसेंट पार्टी हैज़ द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ब्रीच्ड एंड कैन क्लेम डैमेजेस। मतलब जो इनोसेंट पार्टी है, प्लेंटिफ है, वो डैमेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या बोली थी कि क्लेम फॉर डैमेजेस, वही है कि क्लेम फॉर डैमेजेस, इन्होंने डैमेजेस के लिए क्लेम किया। राइट टू सीक डैमेजेस फॉर द प्लेंटिफ, ये हो सकता है। और गिरधारी लाल ने कम्युनिकेशन बताई जो ज़रूर थी, लेकिन इससे उनकी जो डैमेजेस हैं वो उसकी लायबिलिटी हटती नहीं है, वो देने ही पड़ेंगे। राइट टू रेपुडिएट, तीसरी पॉइंट इसमें बताया कि जो emphasized that the innocent party in this case, the Bhagwan Das had the option to treat the contract as void and sue for damages। void मान सकते हैं भगवान दास को और डैमेजेस के लिए सू कर सकते हैं, ये चीज़ बताई गई है। हमारा दूसरा केस है वो क्या है, इसके फैक्ट है मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष है केस का नाम है। और इसके जो फैक्ट है वो क्या है, धर्मदास घोष एक माइनर होता है जो केदारनाथ से लोन लेता है अपनी एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर। लेकिन जब वो माइनर होता है तो हमें पता है कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एवेन्यू से होता है। तो इसी बात पर विवाद होता है कि धर्मदास अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी एक्नॉलेज दैट द डेट एंड एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज डीड इन फेवर ऑफ केदारनाथ कन्फर्मिंग द अर्लियर ट्रांजैक्शन। मतलब जो धर्मदास है एज ऑफ मेजोरिटी उसने ले ली, फिर भी जो क्या है मॉर्गेज डीड जो की थी उसको वापस लेना चाहता है और बिना डेट को दिए, ये था। तो मोहरी बीबी ट्रांसफर फ्रॉम केदारनाथ, मतलब जो मोहरी बीबी थी एक केदारनाथ की एजेंट मान सकते हो। उसने कहा कि मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी है उसको उससे इन्फोर्स करा सकते हैं, उसने जो वो लिया है लोन वो, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो ये जो केस है इसका जजमेंट क्या है, तो जजमेंट इसका ये है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है कि वॉइड एब इनिशियो होता है। तो प्रिवी काउंसिल ने भी यही कहा कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है और ये अनइन्फोर्सेबल होता है। नो रेटिफिकेशन, मतलब उसमें कहा गया है कि जब कोई बंदा कितना भी बड़ा हो जाएगा लेकिन जो माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो रेटिफाई नहीं होगा, ऑल्टर नहीं होगा, वॉइड ही रहेगा, ये कहा गया है। तीसरी जो चीज़ हमारी कही गई है वो क्या है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, रिकवरी करी जा सकती है। ये कहा गया है कि धर्मदास वाज इंटाइटल्ड टू, सॉरी धर्मदास नहीं, ही वाज इंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि जो मोहरी बीवी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकती हैं जो डेट है उनका वो। ये वाला केस ये कहता है, मतलब कि जो कोई भी बंदा है माइनॉरिटी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से उसकी वसूली होगी उसके डेट की, लेकिन उससे नहीं हो सकती। तीसरा जो हमारा केस है वो केस क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी। बहुत फेमस केस है ये। इसमें एक सर्वेंट होता है लालमन शुक्ला होता है जो कि सर्वेंट होता है गौरी दत्त का बच्चा मिसिंग होता है। तो क्या करता है कि वो अनाउंस करता है एक रिवार्ड के लिए, लेकिन उससे पहले गौरी दत्त वो लालमन शुक्ला सर्चिंग के लिए निकल जाता है लड़के को सर्च करने। जब वो वापस आता है तो वो उससे अवार्ड मांगता है अपना, तो गौरी दत्त जो है उसको मना कर देता है अवार्ड देने के लिए। लालमन शुक्ला इसके लिए केस कर देता है। तो गौरी दत्त क्या कहता है कि जब उसने इस चीज़ की घोषणा की थी तो लालमन शुक्ला था ही नहीं वहाँ पे, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है। तो इसके लिए कोर्ट ने बोला है क्या
नो वैलिड कंसिडरेशन, मतलब कि लालमन शुक्ला के जो एक्शन है सर्चिंग फॉर एंड फाइंडिंग गौरीदत्त सन वर नॉट परफॉर्म एट द लेटर्स रिक्वेस्ट नॉर इन एक्सचेंज और एनी प्रॉमिस। मतलब कि जो लालमन शुक्ला उस लड़के को ढूंढने गया था तो कोई ऐसा प्रॉमिस किया ही नहीं गया था उस टाइम पे, तो फिर वो उस चीज़ के लिए हकदार है ही नहीं। मतलब इसमें कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, ना प्रॉमिस और ना ही प्रपोजल था। दूसरी चीज़, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द प्रॉमिजर्स रिक्वेस्ट। जो भी कंसिडरेशन है प्रॉमिजर की रिक्वेस्ट पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो उसने जो ऑफ़र दिया था वो बाद में दिया है जब वो चला गया है। तो इसके लिए मॉरल ड्यूटी तो हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। वही चीज़ है कि जो ये कोई मॉरल ऑब्लिगेशन तो हो सकती है, वो नौकर है तो इतना तो कर ही सकता है, लेकिन जब उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, जब वो था ही नहीं, ना ही कंसिडरेशन ली गई है, तो फिर उसके लिए वो कैसे दे सकता है, ये चीज़ कही गई। तो कोर्ट ने भी यही उसके गौरी दत्त के फेवर में कहा और यही बात बोली थी। और हम अब चलते हैं अपने चौथे कॉन्ट्रैक्ट केस पे, जिसका नाम हमारा एम.एस. सत्या जैन वर्सेज अनीस अहमद रश्दी। इसमें जो सत्या जैन भाई साहब थे प्लेंटिफ थे, जो कि किताबें छापते थे। अनीस अहमद भाई साहब ऑथर थे, डिफेंडेंट। इन्होंने एक जो पब्लिकेशन ऑफ बुक ऑथर्ड बाय रश्दी, मतलब कोई बुक थी उसका पब्लिकेशन कराना था इन्हें, तो इन्होंने किसी दी प्लेंटिफ को दी। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रखी कि जो अगर वो प्लेंटिफ जो है टाइम पर बुक नहीं पब्लिश करता तो ये टर्मिनेट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को। क्या हुआ, रश्दी ने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को प्लेंटिफ के फेलियर पे। तो इसके लिए प्लेंटिफ ने आर्ग्यू किया कि कोई ऐसी कंडीशंस थी अनफोर्सिंग कंडीशन, इसलिए वो पब्लिश नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने क्या कहा हम देखते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट। कहा गया है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब ऐसी इसी टाइम पे होगा कॉन्ट्रैक्ट, बाद में भी हो सकता है, ये चीज़ है। दूसरे अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है हम उसे रोक नहीं सकते, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जा सकती है, बस वो कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। इसमें क्या है, इक्विटेबल रिलीफ। कोर्ट डिसाइड नॉट टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर plaintiff's inability to publish book within the agreed time frame was due to unforeseen and genuine difficulty। कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया और जो प्लेंटिफ की जो अनेबिलिटी थी बुक को पब्लिश करने की, बुक क्या थी, अनफोर्सिन एंड जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़ की कारण थी, ये कहा गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। पांचवा केस है हमारा चिनैया वर्सेज रमैया। इसके फैक्ट हम देखते हैं चिनैया वर्सेज रमैया के। तो चिनैया क्या था, प्लेंटिफ था और रमैया से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि रमैया जो है विलेज वॉचमैन की ड्यूटी करेगा और तभी वो उसको पैसे देगा। लेकिन रमैया जो था उसने विलेज वॉचमैन की ड्यूटी नहीं की, तो चिनैया ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके लिए क्या हुआ कि उन पे केस हो गया, और केस हो गया तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ है। पहली चीज़ डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। हुआ क्या है कि जब कोई बंदा कुछ करने के लिए ना करने के लिए कोई ऐसा इवेंट या फिर घटना घटित होगी उससे जुड़ी हुई, तभी वो काम करना होगा, और वो घटना नहीं हुई है तो काम नहीं करना होगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे, ये बात कही गई। तो ऐसा ही इसमें था कि कोई इवेंट था उससे रिलेटेड, नहीं हुआ तो जो वॉचमैन रमैया था उसके लिए पैसे नहीं दिए गए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, दूसरी चीज़ की रमैया ने कोई परफॉर्म ही नहीं किया ड्यूटी उसकी एज अ विलेज वॉचमैन, तो उसके लिए पैसे देने की बात ही नहीं बनती है। चिनैया ने पैसे नहीं दिए इसीलिए। अगली चीज़ हमारी क्या है, नो ऑब्लिगेशन टू पे। कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब फुलफिल ही नहीं हुआ तो फिर ऑब्लिगेशन की बात ही नहीं आती है। इसके साथ हम अपना कॉन्ट्रैक्ट का केस ख़त्म करते हैं। बाकी आपने वीडियो देख ली है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद बोल दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।